ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। यहाँ पे सीटेट, केवीएस और सुपर टेट सभी की तैयारी की जाती है। अभी हम जो पेपर देख रहे हैं ये पेपर है 2018 का और सीटेट का पेपर है, पेपर 2 है ये, जिसमें हम लोग पहली वीडियो जो देख चुके हैं पेपर के लिए, प्रीवियस पेपर के लिए, वो पेपर 1 के देख चुके हैं और पेपर 2 में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। पेपर 2 वालों के लिए ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस जो है वो साइंस के देखने वाले हैं और ऐसे ही करके सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ और मैथ के जब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपके फॉर्म के लिए आ जाएगा, डेट आएगी एग्ज़ाम डेट, तब हम मैथ के करेंगे क्योंकि मैथ जो है वो ना भूल जाता है। और यहाँ पे पेपर देख के पहला पेपर हम इसलिए 18 का देख रहे हैं ताकि पेपर से हमें ये क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की जब क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से दिए गए हैं, उठा के एकदम एनसीईआरटी से ठीक उठा के दे दिए गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। अगर वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके लिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, सभी के लिए आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है जालीदार अजगर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जालीदार अजगर होता है ये लगभग 33 फीट होता है और विश्व भर में सबसे लंबा जो है सर्प है ये। ठीक है, संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प कौन सा है? जालीदार अजगर यानी एक्सेट का क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 और इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर रेटिकुलेटेड पाइथन। ठीक है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है या खुशियाँ लाता है। तो 62 ये एक, सभी जानते हैं कि ये लोगों को स्वस्थ रखता है, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और योगा इज़ डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कीप्स पीपल हेल्दी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी के क्लास में है और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के क्वेश्चन भी अभी मैं दिखाऊंगी, सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं क्योंकि मुझे 6 to 8 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक है वो सारी रटी हुई है, तो उसके लाइन भी मुझे एकदम याद रहते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव? कौन सा होगा? 64 का ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है ये परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जा सकता है। कोई कहने की बात नहीं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे से लाइन बाय लाइन उठा के आपको पेपर एनसीईआरटी से दिए गए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन की बात होगी तो वो भी 9-10 से ही उठा के थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए 9-10 तक भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो मैं बताऊँगी आपको कि किस तरीके से सीटेट में भी 6 to 8 तक की बात करें तो कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 6 की, 7th की या 8th की। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले 2018 का जिस दिन पेपर हम पूरा देख लेंगे 30 क्वेश्चंस करके, उस दिन हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे की
जो स्ट्रेटजी है हमारी, मैं आपके साथ अपनी डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है अल्कोहल, दही, चीनी या साधारण नमक। तो यीस्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल के निर्माण में, यानी अल्कोहल इज़ द करेक्ट आंसर। 65 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम्स, जैसे रीजनिंग में आता है उस तरीके से ये क्वेश्चंस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम्स से क्या कनेक्टेड होगा? तो राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, और इसलिए यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया से जिस तरीके से एटीपी कनेक्टेड है, उसी तरीके से राइबोसोम्स प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, ये सेल चैप्टर का टॉपिक था। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो, 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरे करेगा? आवृत्ति का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। तो 67 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 32 आपका आंसर आ जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, और इसके लिए आपको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आता होगा तो आप कर लेंगे। मैथ या फिज़िक्स या जो भी चीज़ें हैं, हम लोग पेपर पहले देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये जो पेपर होने वाला है उसका पेपर आता कैसा है। फिर हम उसको देख के समझते हैं कि कहाँ से ये पूछा जाता है, किस किताब से पूछा जाता है, और फिर सिलेबस देख के उसकी स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं कि पहले दिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें, ये क्वालिफाइंग है तो हमें 90 मार्क्स की पहले तैयारी करनी है। खैर, अभी तक वही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता और एल्युमिनियम। सोडियम ऑप्शन 68 का ऑप्शन नंबर 1, यानी सोडियम जो है वो वायु में अगर खुला रखते हैं तो ये क्या होती है? जल उठती है। सोडियम इज़ द करेक्ट आंसर। 68 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का के रूप में उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक एंटी एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एंटी एसिड ऑप्शन दिया हुआ है। प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 69 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विथ पॉप साउंड? तो पॉप साउंड के साथ जो गैस जलती है वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो ऑप्शन नंबर 2, 70 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक बार में 30 क्वेश्चन ही कराऊंगी, उसके बाद हम इसमें आपके अगर मैथ और साइंस का पेपर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक आपके मैथ के रहते हैं, 61 से आपके 90 तक आपके साइंस के रहेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग सोशल हिंदी के पेपर देखेंगे, और इसी तरीके से जैसे मैंने ये देखा है और आपको सोशल साइंस वालों को भी मिलेगा पेपर, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे सीडीपी आपका कॉमन है, हिंदी कॉमन है, तो दोनों ही लोग जो साइंस बैकग्राउंड से है या सोशल बैकग्राउंड से है, उन सभी के लिए वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि पीछे मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल उदाहरण है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, एक या दो, ऑप्शन नंबर 1 या 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। तो 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए सीटेट वालों ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आंसर नहीं दिया गया।
ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न वाला एक क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि सीटेट ने यहाँ पे एक मार्क्स दिया था, एक्स्ट्रा मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। और मधुमेह रोग किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है 72 का थायरॉक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन और थाइमोसिन। तो मधुमेह यानी जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स इंसुलिन। हार्मोन्स इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा मधुमेह रोग जो होता है वो आपका नियंत्रित होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि अभी चैनल पे सब्सक्राइबर्स 1000 का मैंने टारगेट रखा है। कम से कम इसको आप लोग कंप्लीट करने में जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, और किस तरीके से और आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाई जा सकती है, आप अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन, मोम या बिटुमेन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की गई है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो सीएनजी होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में है होता तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऑलरेडी, जो मिट्टी का तेल, पैराफिन और बिटुमेन, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, लेकिन नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो सीएनजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। 73 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। भाई रेड डेटा बुक सुना होगा आपने, तो ये किस चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है? तो ये रेड डेटा बुक जो है हमारी, वो जो संकट में जातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनके रिकॉर्ड को रखती है। रेड डेटा बुक्स कॉन्टेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। 74 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? देखिए, जूते का सोल जो होता है, सबसे पहली बात है 75 को, जूते को मजबूती देने के लिए बिल्कुल नहीं, जड़त्व घटाने के लिए नहीं, जड़त्व बढ़ाने के लिए। जड़त्व क्या करता है? आपके स्पीड को क्या करता है ना, रोकता है। तो अगर जूते के सोल अगर समतल होंगे, यानी एकदम क्या बोलते हैं, प्लेन होंगे, तो क्या होगा ना, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो जड़त्व बढ़ाने के लिए यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जूते के जो सोल हैं वो असमतल किए जाते हैं, यानी एक तरीके से खुरदुरे बनाए जाते हैं। ठीक है, असमतल मतलब खुरदुरे बनाए जाते हैं। आप देखेंगे उसमें खांचे बने होते हैं जूते का, अपने पीछे का जब देखिएगा शूज़ का, तो उसमें खांचे बने होते हैं। वो जितना ही ज़्यादा होता है ना, वो टायर में भी इसी तरीके से बने होते हैं, क्योंकि अगर टायर में नहीं बनाई जाएगी, टायर अगर घिस जाती है तो वो ना स्लिप करने लगती है। तो स्लिप होने से रोकने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, 75 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिटेल में हम जो साइंस के ये रीज़न क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आंसर है तो क्यों है, ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूँगी और आपको एक एक पॉइंट मैं वहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो पेपर कैसा भी बने आप आराम से पेपर को क्लियर कर पाएंगे। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारिका ने आसुत जल की एक बोतल में लिया लगाने की कोशिश की और वह विद्युत का सुचालन नहीं, क्या उसे प्राप्त होने की संभावना है? सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल, डिस्टिल वाटर बॉटल में लिया एंड ट्राइड टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या और नॉट, और लगाने की, यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या इसमें ये विद्युत का सुचालक है या नहीं। व्हाट इज़ द लाइकली टू फाइंड, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है?
ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी वीडियो को देखेंगे क्योंकि लंबा हो रहा है और आप लोग अगर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है चैनल पे और आप लोग की पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। 76 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये विद्युत का कमज़ोर चालक है। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 76 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट दिया है, सबसे पहले नॉट करेक्ट है तो इसको ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट which can safely flow in the electric circuit. Fuses are inserted in electric circuit of all the buildings. If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए जो सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा सत्य नहीं है की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात अधिक प्रभावित होने की संभावना है। पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है किस जगह की। तो आपका जो पुरी का एरिया है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा थोड़ा इसमें आप अगर ध्यान दें तो चक्रवात जो क्लास 7th में आई थिंक सो से लास्ट चैप्टर जो है वहाँ से ये लिया गया है। साइक्लोन चैप्टर है, उसमें भूकंप की बात की गई है, साइक्लोन की बात की गई है। एनसीईआरटी का क्लास 7th आई थिंक, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि 78 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर था। 79 पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल से झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। The changes in the season on the earth occurs because the axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit. The axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit. The distance between the earth and the sun is not constant. The axis of the rotation of the earth is parallel to the place of its orbit. तो ऑप्शन नंबर 2, the axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit. It is the correct answer. पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के झुका हुआ है। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। और 2 स्तंभ है यानी 2 कॉलम्स दिए गए A एंड B और इसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह के। वृक्ष वितान ये आपको मैं वृक्ष वितान पादप और जंतुओं के मृत ऊतक अपघटक एक जंगली जंतु ह्यूमस सूक्ष्मजीव शाही बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो यहाँ पे जो होता है ना इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सारा अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले वो देखिए जो आपको आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखने की कोशिश करेंगे जो हमको आता है।
तो यहाँ पे जो आपका वृक्ष वितान यानी बड़े वृक्ष की जो शाखाएं हैं ये, उसके बाद है अपघटक के लिए, अपघटक किसका होता है? सूक्ष्मजीव कौन करता है? सूक्ष्मजीव। ह्यूमस क्या है? पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। साही एक जंगली जंतु है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको मैच कर लिया और उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4, 80 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4312। ठीक है, तो 4312, 4 यहाँ से अगर मैं इसको लगाऊं तो वृक्ष वितान 4, 3 और इसका हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाएं, अपघटक सूक्ष्मजीव, ह्यूमस पादप और जंतुओं के जो मृत ऊतक होते हैं, साही एक जंगली जंतु है। कैनोपी किसे कहते हैं? ब्रांचेज ऑफ ऑल ट्री। डिकम्पोजर कौन होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू को ह्यूमस बोलते हैं। पर्क्यूपाइन अ वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, तो 80 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्या महत्वपूर्ण है? यह लेना आसान है। शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, निदानात्मक है, विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन साइंस? इट इज़ easy टू कंडक्ट, help in developing scientific temper in a student, it is diagnostic, it help in better understanding of science। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो डायग्नोस्टिक है, रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे अच्छा आंसर, जो बेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ डायग्नोस्टिक या निदानात्मक है। रचनात्मक आकलन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये निदानात्मक है। ठीक है, सभी पॉजिटिव हैं लेकिन इसमें सबसे अच्छा बेस्ट आंसर वही है। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? विद्यार्थी टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट, इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो अब तक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि किस शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए ही विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। तो टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस एमंग स्टूडेंट, दैट्स वाई साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल। द विज्ञान मेले का आयोजन इसीलिए किया जाता है। 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कम समय में ही आपके पेपर हो जाए, लेकिन ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो समझ में भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? ठीक है, as a teacher, which one of the following do you find most appropriate for scientific approach to teaching? Clarify the student about the concept in the class, show the use of technology for teaching concept, give project to the student, या ask the student to perform activities related to the concept। तो क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, यानी आज द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक के नाते शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त है कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, और हम लोग 90 तक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। उसके बाद हम जैसे साइंस वालों के लिए ले आए हैं उसी तरीके से मैं सोशल साइंस वालों के लिए भी 30 क्वेश्चन लाऊंगी। उसके बाद हम लोग हिंदी, इंग्लिश जो कॉमन पेपर हैं सभी के लिए वो हम लोग देखेंगे, और मैथ तब मैं लाऊंगी बोर्ड पे
सामने से आके मैं वो मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ जब नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि मैथ बहुत जल्दी भूलता है। और मैथ में अगर हमें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, हम मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, तो कैसे हमें नंबर लाना है, साइंस वालों के लिए बात कर रही हूँ, तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपने मार्क्स ला सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं वो कैसे करें। जो मैथ वाले हैं वो तो पूरा लाएंगे, लेकिन जो मैथ वाले नहीं हैं, पेपर में छूट जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम स्कोर करें। उसके लिए एक स्ट्रेटजी है मेरे पास जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 84 और NCF 2005 आ गया हमारा। अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो NCF 2005 हो 2009 हो, सभी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी, तो जल्दी जल्दी तैयारी करिए। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाए। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। According to NCF 2005, good science education is true to life. What does this mean? Science should prepare the child to the world of work. Science should be able to engage the child meaningfully. Science should enable the child in learning the process of acquiring scientific knowledge. Science should help in living easy life. 84 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, शिक्षा ये NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा के प्रति सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नहीं करता है कि कहता है कि कठिन कार्य दिया जाए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 85 जैसे ही हमको कठिन कार्य दिखा, ये बच्चों को तो आजकल ईजी वे में सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे जो कठिन कार्य है, हार्ड वर्क है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं का ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? चर्चा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना। हरी वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? सर्कुलर मोशन मेथड सिखाना है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? डिस्कशन किया जाए। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गिविंग एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन। तो 86 का ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है, गतिविधि आधारित शिक्षण जो है, वो सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययन में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। पेपर को ध्यान से देखिए, तो पेपर इतना इजी नहीं आया हुआ है, पेपर हार्ड है। इस पेपर को हम हार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको तीनों NCERT की बुक और जो टीचिंग की चीज़ें हैं उनको आपको बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कई ऑप्शन एक जैसे लगेंगे और आप उनमें टिक करते हैं और एक ही जैसा सभी आंसर लगता है सही है, यही सही है, और आपकी गलती हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट भी, थियरी भी पढ़नी है, फिर प्रैक्टिस सेट करना है। अभी जो अगस्त में पेपर हुआ था, मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे देखा कि लोग कह रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर करिए, सिर्फ उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 18 का इसीलिए मैं बीच में पहले ही करा रही हूँ कि हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाए। इसके बाद हम एक सिलेबस से स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर हम थियरी पढ़ेंगे और उसके बाद उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट हम साथ में आपको देंगे। तब हमारी तैयारी इतनी हो जाएगी कि पेपर निकलना ही निकलना है, तब कहाँ से नहीं आएगा। तो
तैयारी इस तरीके से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस? तो ऑप्शन नंबर 87 को डायरेक्ट बताएंगे। 87 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। 87 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज इन साइंस मीन्स समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, रूटीन एक्टिविटीज एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 यानी रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, ये सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आया कि नहीं है, इसमें लिखा है स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना और निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नहीं है ऑप्शन पूछा है, तो 89 का ऑप्शन नंबर 4 यानी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो 90 का 1 समानताओं का चित्रण, मैप सिमिलरिटीज़ जो है एज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस। और ये था हमारा साइंस के 30 क्वेश्चन 2018 का पेपर। और पेपर 2 साइंस का पेपर 30 क्वेश्चन देखे CTP की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में सीटेट की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और सीटेट पेपर 1 का पेपर भी 2018 का अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट की, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पेपर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।